अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे नेवी में सिविलियन के लिए टेस्ट की। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के क्वेश्चन से मुतल्लिक है। मैंने 3-4 दिन पहले अपने फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट की थी कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो वहाँ पे कमेंट करें और उनका जवाब मैं जिस हद तक भी दे सका वो देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास आप लोगों के सवाल आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें टेस्ट की डेट कब पता चलेगी, पीएनसीए एनएचक्यू में क्या फ़र्क है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती कर दी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो डिग्री है उसके मुताबिक आपको जॉब सूट करती है नहीं करती, डोमिसाइल का मसला है, कहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, अप्रेंटिस क्या होते हैं, ड्यूटी किस तरह की होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो पहले से लोग नेवी के एम्प्लॉय हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाइट कितनी रिक्वायर्ड होती है और पे किस तरह है, अगर किसी के पेरेंट्स नेवी में हैं या रिटायर हो चुके हैं वो लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, एज का क्या क्राइटेरिया है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उस पोस्ट पे आप लोगों ने पूछे थे। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जिस हद तक डिटेल से आपको इनके आंसर कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जितनी जल्दी हो सकता है कर लें, ताकि आइंदा भी अगर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपकी रहनुमाई हो सके। तो चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है और 72 घंटे गुजरने के बाद उनको डेट और टाइम टेस्ट का अभी तक नहीं बताया गया, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐड में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कुछ बेहतर होंगे तो तब आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी आप यही करें कि जो ही आप अप्लाई करते हैं, जो आपके सामने फॉर्म आता है उसका आप प्रिंट आउट ले लें, वो आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा और डेट और टाइम आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा सवाल है पीएनसीए और एनएचक्यू में क्या फ़र्क है। पीएनसीए इज़ पाकिस्तान नेवल सिविलियन अथॉरिटी, एनएचक्यू नेवल हेडक्वार्टर। पीएनसीए की जो जॉब्स हैं वो कराची बेस्ड होंगी और वहाँ से आपकी मुख्तलिफ जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकती है, जबकि एनएचक्यू की जो जॉब्स हैं वो होली एंड सोली इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर की होंगी। तो आप अप्लाई करते हुए ये लाजमी जहन में रखें कि पीएनसीए की जॉब के लिए आपको कराची ज्वाइन करना पड़ेगा और एनएचक्यू की जॉब्स के लिए आपको इस्लामाबाद में ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया कि टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, कहाँ से टेस्ट आएगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। आप वहाँ से जाके पूरा पैटर्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। अगर आपके सेंटर में ई टेस्ट कंप्यूटर पे टेस्ट होना है या फिर आपका मैनुअल टेस्ट होना है, दोनों का फॉर्मेट वहाँ पे बताया गया है। प्रेपरेशन की बात करें तो उसके लिए पहले तो मैं आपको वेबसाइट्स दो बता देता हूँ जहाँ से आप अच्छी तैयारी हो सकती है। एकेडमिक पोर्शन या कंप्यूटर के पोर्शन की बात करें तो pakmcqs.com, और अगर हम इंटेलिजेंस पोर्शन की आईक्यू पोर्शन की बात करें जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं, उनकी तैयारी के लिए आप gotest.pk ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हो रहा था कि कौन सी बुक अच्छी है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया था कि आपको शॉपकीपर ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन सी बुक ट्रेंडिंग है, लेकिन जब आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने ख़ुद उस पर थोड़ी सी स्टडी की, तो मुझे जो बुक अच्छी लगी वो सुपर एक्सीलेंट बुक है। ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, खोखर ब्रदर्स की है। ये इंतहाई अच्छी है, तीनों फोर्सेस में किसी भी तरह के टेस्ट के लिए। फिर ये सवाल आ रहे थे कि कुछ फॉर्म फिल करते हुए किसी के नाम में मिस्टेक हो गई, फादर नेम में कोई मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ में या हाइट एंटर करने में कोई मिस्टेक हो गई, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, आप तसल्ली से जाके अपना टेस्ट दें। टेस्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तो जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा। आप ये वाली छोटी मोटी जितनी भी गलतियां हैं उस टाइम पे आप मैनुअली ठीक करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने जो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है वो सोच समझ के करना है, वो एक दफ़ा सेलेक्ट होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि आपके डोमिसाइल के साथ टेस्ट सेंटर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब किसी भी प्रोविंस से हैं, किसी भी सेंटर पे आप टेस्ट दे सकते हैं। आपका जो फाइनल मेरिट में जब आपको लिस्ट आउट
किया जाएगा तो वो आपके मेरिट के हिसाब से, आपके डोमिसाइल के मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। और जिन लोगों का डोमिसाइल नहीं बना वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, क्योंकि डोमिसाइल लाजमी चाहिए होता है जब आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, तो उस टाइम तक आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो अगर हम रफ़ एस्टिमेट भी लें तो तकरीबन 2 महीने का टाइम है आपके पास, जो कि डोमिसाइल बनने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम है। फिर कुछ सवाल थे कि ये जो पोस्ट के आगे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि जो जहाँ पे भी जो भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो ही चाहिए होगा। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो सिर्फ अप्लाई करने की हद तक वो लिख देते हैं, लेकिन बाद में उनके पास नहीं अगर एक्सपीरियंस, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी ना किसी स्टेप पे जाके। और जो ये एलडीसी और यूडीसी और असिस्टेंट के सामने अगर जो एनआईटीबी के कोर्स का लिखा हुआ है वो आपको पहले नहीं चाहिए। वो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर पहले 1 साल के दौरान आपका एक टेस्ट होगा एनआईटीबी के थ्रू, जो कि फ्री होगा। वो नेवी के थ्रू अप्लाई किया जाएगा और वो आपका टेस्ट फ्री होगा। अगर वो पहली अटैम्प्ट आप मिस कर देते हैं, एब्सेंट होते हैं उस टेस्ट के लिए, या आप अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी जेब से 1000 रुपये उसकी फ़ीस सबमिट करवाना पड़ेगी और उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आई एश्योर यू कि वो टेस्ट बहुत आसान होता है, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। वो बेसिक सा ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल वगैरह के बारे में बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो बहुत हल्की सी तैयारी के बाद आप इजीली उसको पास कर सकते हैं। फिर अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज रिक्वायरमेंट है। वो आप ऐड में अगर देखेंगे तो जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है NHQ PNCA वगैरह की, उसके बिल्कुल सामने उन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी 18 से 30 साल चाहिए या 25 से 30 साल चाहिए, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने कैलकुलेट करनी है 31 मार्च 2021 के हिसाब से। 31 मार्च 2021 को अगर आप इस एज में आते हैं 18 से 30 या 20 से 30, 25 से 30, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। हाँ, 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है आपको अपर साइड पे, लोअर साइड पे नहीं। 18 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 30 से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फॉर्म फिल करते हुए आपको एज रिलैक्सेशन के बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट को अगर हम फॉर्म में देखें तो वहाँ पे मिनिमम जो हाइट मेंशन है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो 5 फीट है। लेकिन ये आपको मैं अश्योर कर दूं, अगर आपकी 5 फीट से कम भी हाइट है तो आप अप्लाई करें, 5 फीट सिलेक्ट कर दें। उसके बाद वो आपकी हाइट खुद कैलकुलेट करते हैं मेडिकल के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो आपको क्लियर कर देते हैं। हाइट का कोई आपको इशू नहीं आने वाला। फिर बात करते हैं नेवी के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जो नेवी में ख़ुद एम्प्लॉय हैं और वो किसी और नेवी की जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आपकी जो नेवी में सर्विस है 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर आप थ्रू प्रॉपर चैनल NOC लेने के बाद फिर अप्लाई करेंगे और आपकी वो सर्विस काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी 2 साल से कम सर्विस है तो लीगली आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ख़ुद को जो है सर्विस वाला शो नहीं करना पड़ेगा, आप उसके बगैर अप्लाई करें और एज़ फ्रेश कैंडिडेट आप जाके टेस्ट दें। और फिर जो आते हैं जो रिटायर्ड नेवी पर्सनल हैं उनके बच्चे, या जो सर्विंग नेवी पर्सनल है उनके बच्चे, तो उनके लिए फॉर्म फिल करते हुए कोई तरीकाकार नहीं है वहाँ पे मेंशन करने का, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, इंटरनली प्रोसेस करते हैं और वो पेरेंट्स के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाए जाते हैं। तो उनको यही सजेशन है मेरी कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें और वो डिटेल्स पता करें कि किस तरह अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप ख़ुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते मेंशन करते हुए कि हमारे पेरेंट्स में से कोई ऑलरेडी नेवल एम्प्लॉय है। और अगर ये कोटे की बात करें तो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट में कोई कोटा नहीं होता, बल्कि वो अलग से ऑफिसेज़ में लेटर्स आते हैं कि वो कोटा के थ्रू अप्लाई किया जाता है, तो उनकी अलग से सीट होती हैं, इसलिए आप अपने पेरेंट्स के थ्रू अप्लाई करें। फिर कुछ लोगों का मसला था कि उनकी क्वालिफ़िकेशन BS ऑनर्स है या कुछ की इंजीनियरिंग है, तो लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली BSc सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं आता उसमें। आप कुछ भी आपको जो भी करीब पड़ रहा है BSc आप सिलेक्ट करके अप्लाई करें, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर कुछ लोगों का सवाल था कि असिस्टेंट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनको क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि फ़ैसिलिटीज़ सबके लिए एक ही जैसी हैं। PNCA वालों के लिए सबकी एक है, NHQ वालों के लिए सबकी एक तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं। किसी को रिहाइश नहीं मिलती, किसी को खाना नहीं मिलता जो सिविलियंस हैं, लेकिन मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं। PNCA वालों को अपना और अपनी फैमिली, जिसमें कि उनके
बीवी बच्चे होते हैं, सिर्फ उनकी मेडिकल फ्री होता है। लेकिन NHQ वाले हैं, उनमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, अपना बीवी बच्चों का और पेरेंट्स का मेडिकल फ्री होता है नेवल हॉस्पिटल्स में। फिर कोई सीरियस इश्यूज़ हों तो वो रिकमेंड भी कर देते हैं आपको CMH या कहीं भी जो मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं। उसके अलावा दोनों को ही हायरिंग अलाउड होती है। शादीशुदा लोग किराए पे कहीं और घर लेना चाहते हैं तो वो नेवी के थ्रू प्रोसेस करते हैं, उनकी फ़िक्स अमाउंट्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं, जो कि आपके स्केल वाइज हैं कि किस शहर में आपकी कितनी हायरिंग है। वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने रुपए वाला किराए पे मकान लेते हैं, लेकिन नेवी आपको एग्जैक्ट इतनी ही अमाउंट पे करेगी जो डायरेक्टली मालिक मकान के अकाउंट में जाएगी। अगर आप उससे कम में मकान लेते हैं तो आपने पैसे मकान मालिक के साथ एडजस्ट करने हैं कि आप वापस ले लें। अगर आप ज़्यादा में लेते हैं तो बाकी अमाउंट आपको ख़ुद पे करनी पड़ती है। असिस्टेंट की ड्यूटी की बात की जाए तो ये सिविलियंस की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी ये सिविलियंस हैं, नॉर्मली इनकी ऑफ़िस वर्किंग होती है। आपने ऑफ़िस में ही लेटर्स और जो फाइल्स हैं उनको डील करना होता है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उनको आपने डील करना होता है। फिर एक मैं आपको रफ़ एस्टीमेट दे दूं, जो लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं फ़लाँ की पे कितनी है, फ़लाँ की पे कितनी है, तो ये मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी जॉब्स हैं ये परमानेंट जॉब्स हैं। नॉर्मली दूसरे डिपार्टमेंट्स में पहले कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब होती है, फिर कुछ अर्सा बाद जॉब परमानेंट होती है, और जब परमानेंट होती है तब उनकी डिडक्शंस शुरू होती हैं, जो कि GP फ़ंड या बेनेवलेंट फ़ंड की शक्ल में, कुछ इंश्योरेंस की शक्ल में या आपके टैक्स की शक्ल में। लेकिन शुरू के दिनों में वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे अच्छी खासी पे बन रही होती है, कोई डिडक्शन नहीं है, पूरी की पूरी पे आपको मिल रही होती है। लेकिन जो नेवी की जॉब्स हैं ये पहले दिन से परमानेंट होती हैं, इसलिए आपको शुरू के दिन से ही अपना GP फ़ंड और बेनेवलेंट फ़ंड और मुख्तलिफ जो ये वाले फ़ंड्स हैं उनकी डिडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसलिए कंपैरेटिवली आपको लग रहा होता है कि आपकी पे कम है, लेकिन वो आपके ही पैसे ऐड अप हो रहे होते हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आप वो 80% तक वहाँ से डिडक्ट भी अपने आप ले भी सकते हैं, जो कि बाद में फिर आप रिटर्न कर देते हैं। और वो एट द एंड रिटायरमेंट के टाइम पे, आपको पेंशन के टाइम पे, जब आपको एक अकम्युलेटिव पे मिलती है, पैसे मिलते हैं और फिर आपकी पेंशन इशू होती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी जॉब्स हैं ये पेंशनेबल जॉब्स हैं। रिटायरमेंट 60 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी इस पे। और पे के बारे में ही अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना प्रोसेस होता है पे इशू करने के मामले में। वो एक प्रोसेसिंग के थ्रू आपकी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, आपके अकाउंट नंबर्स लेने के बाद, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम लगता है जब आपकी पे स्टार्ट होती है। और जब पे स्टार्ट होती है तो आपको पिछले पूरे टाइम का जितने भी 3 महीने या 4 महीने, वो सारे के सारे की आपको पे इकट्ठी मिल जाती है। तो एक रफ़ एस्टीमेट जो पे स्केल के हिसाब से है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जो एक स्केल वाले हैं उनकी तकरीबन सारी डिडक्शन के बाद जो स्टार्टिंग है वो 16 से 17 हज़ार के दरमियान कहीं होगी। 7वें स्केल वालों की तकरीबन 19-20 के अराउंड, 9वें स्केल वाले की 20 से 21 के दरमियान, 11वें स्केल वाले की 21 से 22 हज़ार के दरमियान कहीं, 12वें स्केल वालों की 22 से 23 हज़ार के दरमियान, 14वें स्केल वाले की 24 से 25 हज़ार के करीब, और 15वें स्केल वाले की 25 से 26 हज़ार के करीब। तो इसके बाद आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि एक परमानेंट जॉब है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन को सूट कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेहतर मौक़े हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है इस टाइम पे, तो फिर ये बहुत अच्छी जॉब है जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। आप ऑफ़िस में टाइम देने के बाद आप अपना फ़र्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं और फ़र्दर किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और अब सबसे एंड पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि ये अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस का टेस्ट कहाँ से आता है, अप्रेंटिस के लिए क्या क्या उसको क्या करना पड़ता है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो टेस्ट की जब बात करें तो वो मैंने पहले बताया, टेस्ट सभी का एक ही तरह का होता है। ई टेस्ट में 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें एक आपका IQ का होता है, दूसरा एकेडमिक का, तीसरा कंप्यूटर का। जबकि मैनुअल टेस्ट की बात करें तो 2 पोर्शन होते हैं, 100 सवाल आपके एकेडमिक के होते हैं और 75 आपके MCQs होते हैं IQ के। तो अप्रेंटिस का भी बिल्कुल इसी तरह होता है, जिसमें आपको पहले 3 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है। वो आप खुद चूज़ करते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल का करना है या मैकेनिकल का करना है या शिप कंस्ट्रक्शन का, या जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है जिसमें आपकी क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपने पास करने होते हैं। जो लोग वो क्वालिफाई पास कर लेते हैं
उनको फिर आगे फर्दर पहले 7वां स्केल था, उसके बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद उन्हें 11वां स्केल HSG 1 का मिल जाता है। और फिर नेवी जब आप 3 साल पहले जब ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे बॉन्ड साइन करती है कि 3 साल की आपकी ये ट्रेनिंग होगी, DAE का डिप्लोमा होगा, उसके बाद आपने 8 साल तक नेवी में सर्व करना है। टोटल आपने 11 साल का एक बॉन्ड साइन करना होता है। जो लोग वो डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और जो कंप्लीट करने के बाद जॉब शुरू करते हैं और दरमियान में कहीं पे भी छोड़ना चाहते हैं तो आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया जाएगा कि आप पे 3 साल की पढ़ाई में जो खर्चा हुआ है आपने वो भी रिटर्न करना है, और 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी आपको पे मिल रही होती है। और फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जब आप 11वें स्केल में ज्वाइन करते हैं तब भी आपको पे मिल रही होती है। लेकिन जिस टाइम पे भी आप छोड़ना चाहते हैं, नेवी ने आपको जितनी भी पे दी है, जितना आप पे ख़र्चा किया है और उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस आप पे आए हैं वो सारे के सारे आपको पे करने पड़ते हैं, फिर आप जॉब स्विच कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आप अपने जहन में लेके चलें। पहले ये 7 साल का बॉन्ड होता था 3 साल कंप्लीट करने के बाद, लेकिन वो अभी 8 साल का हो चुका है। आप इस दौरान कोई भी जॉब चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो सारी के सारे पैसे नेवी को पे करने होंगे। तो आई गेस के जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए थे मैंने उनका जिस हद तक मैं जवाब दे सकता था वो तो मैंने दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप या तो हमारे फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इन सवालों से कोई रहनुमाई मिले, अगर आपकी क्यूरीज सॉल्व हों तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहनुमाई होती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।